हेलो एवरीवन, आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू एक्टिवेट कोड ब्लू एंड हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। आप सीनियर डॉक्टर नहीं होते, सीनियर स्टाफ नहीं होते हैं, आपको बेसिक ट्रेनिंग नहीं पता होती क्या करना होता है। ठीक है, जब तक आप 8 नंबर डायल करोगे, 8 नंबर डायल करने के बाद में वहां से हेलो का रिस्पॉन्स आएगा। आपको वहां पे आपका कोड बताना है, एक्टिवेट कोड ब्लू। फ्लोर का नाम बोलना है, जैसे जनरल वार्ड है तो फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड बेड नंबर 7, ऐसा आपको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, एक्टिवेट कोड ब्लू, एक्टिवेट कोड ब्लू, एक्टिवेट कोड ब्लू, फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड बेड नंबर 7, फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड बेड नंबर 7। फिर आपका नाम बोलना है सोनिया और आपका कोड बोलना 141। ठीक है, समझ में आया? इमरजेंसी नंबर क्या हुआ अपना? 8 नंबर अपना इमरजेंसी। केवल 8 नंबर दबाओगे, काउंटर से फोन उठेगा, वहां से अनाउंसमेंट करेंगे वो कोड ब्लू। ठीक है, जब अपनी कोड ब्लू टीम बन रही है उसमें एक कैथलैब का स्टाफ होगा, टेक्नीशियन। ठीक है, आप में से जो भी सीनियर होगा वो उस फ्लोर पे पहुंचेगा। 2 सीसीयू के स्टाफ होंगे। ठीक है, जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होगा 2 सीसीयू के स्टाफ होंगे, वो वहां उस फ्लोर पे पहुंचेंगे। ठीक है, इमरजेंसी से डॉक्टर साहब आएंगे और जो डॉक्टर साहब होंगे वो इमरजेंसी के आएंगे। ठीक है, और एक एचडी से स्टाफ है, ऐसा करके 5 स्टाफ वहां पे हो जाएंगे। समझ में आया? किसी को डाउट है? 8 नंबर अपना इमरजेंसी नंबर है। कोड ब्लू एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है? 8 नंबर दबाना है, वहां से रेस्पॉन्स सुनना है। कहीं बार आवाज नहीं जाती और आप अपनी गीत गा रहे हो, उसको पता ही नहीं, सामने वाले का रेस्पॉन्स सुनना, हेलो सुनना है सामने वाले का। क्योंकि फोन तो उठा दिया, वो हेलो नहीं बोला, उसके बाद आवाज बहुत बार होता है कि एक तरफ बंदे आवाज जाती है, एक बार आवाज आती है, अगले की आवाज नहीं आती। ऐसा भी होता है ना? आप जो बोल रहे हो वो तो सुन पा रहे हो, उसकी आवाज आप तक नहीं आ रही, या फिर आपकी आवाज उस तक नहीं जा रही, तो उसका हेलो का रेस्पॉन्स सुनना है। हेलो का रेस्पॉन्स सुनने के बाद में आपको अपना बताना है कोड ब्लू, कोड ब्लू, कोड ब्लू, फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड बेड नंबर 7, फर्स्ट फ्लोर जनरल वार्ड बेड नंबर 7, सोनिया 141, सोनिया 141, सोनिया 141। या तो ऐसे बोलो या डायरेक्ट एक पूरा सेंटेंस बोल के उसको 3 बार रिपीट कर सकते हो। 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, मेंबर समझ में आ गया आपको? मेंबर कौन कौन है? एक कैथलैब से स्टाफ आएगा, 2 सीसीयू से स्टाफ आएंगे, एक एचडीयू से स्टाफ आएगा और एक इमरजेंसी से डॉक्टर साहब वहां पे होंगे। कोड ब्लू क्रिटिकल एरिया में नहीं होता है। ये आईसीयू में अगर आपका कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो यहाँ पे कोड ब्लू एक्टिवेट नहीं करना आपको। कैथलैब में अगर सीरियस हो गया है तो आपको कोड ब्लू एक्टिवेट नहीं करना है, और ओटी में अगर सीरियस हो गया तो कोड ब्लू एक्टिवेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टीम ऑलरेडी वहां पे होती है, तो इसके लिए आपको मैन पावर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कोड क्यों बनाए जाते हैं, क्यों अपन कोड में बात कर रहे हैं? अपन ये भी तो कह सकते हैं 1 नंबर फ्लोर पे 7 नंबर बेड को अरेस्ट आ गया है, ये भी तो बोल सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कोड ही क्यों बोलते हैं? कोड में क्यों बोलते हैं? कोड में इसलिए बोलते हैं कि राइट मैसेज राइट वे से राइट पर्सन के पास पहुंच जाए, अननेसेसरी भगदड़ नहीं मचे। अगर मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि 1 नंबर पर आग लग गई या 1 नंबर पर पेशेंट को अरेस्ट, एक फर्स्ट फ्लोर पर अरेस्ट हो गया, तो एक तो वहां पे अननेसेसरी भीड़ आ जाएगी। कोड तो आप लोग ही समझ रहे हो। बाकी अगर मैं बोलूंगा एक फर्स्ट फ्लोर पे वो हो गया, अरेस्ट हो गया 7 नंबर, तो जो जहां जहां अनाउंसमेंट सुनेगा ना, आईसीयू का रिश्तेदार भी है ना किसी पेशेंट का, तो वहां पहुंच जाएगा। बाहर कोई चाय पी रहा होगा ना, वो भी सुनेगा, वो भी वहां देखने के लिए पहुंचेगा। तो अननेसेसरी को भीड़ बचाने के लिए, अननेसेसरी गैदरिंग बचाने के लिए अपन वो करते हैं। ठीक है, सेकंड बात, जिसका टीम में नाम है वो ही वहां पहुंचे। कई बार क्या होता है, मैं भी देख लेता हूँ, जैसे ये है कि यार मैं भी देख के आता हूँ सीपीआर कहाँ हो रहा है, भाई आपकी तरफ से एक टीम चला गया, अननेसेसरी भी वहां नहीं जाना है, भीड़ नहीं पहुंचानी है। ठीक है, कोड एक्टिवेट होते ही विदिन सेकंड के अंदर वहां पहुंचना है। सारे काम आपके हाथ में, काम जितने भी इमरजेंसी काम है वो सब छोड़ के अपने साथी वाले को समझा के आपको वहां पहुंचना है। एज सून एज सीपीआर करना होता है और इफेक्टिव कंप्रेशन देना होता है अपने को। एज सून एज इसलिए देना पड़ता है कि एकमात्र हार्ट ही अपना है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को 8 से 10 मिनट के दौरान ब्लड सप्लाई नहीं होती तो उसका ब्रेन डेड हो सकता है। शरीर के 2 ही ऑर्गन बहुत सेंसिटिव है, हार्ट और ब्रेन। इनके टिश्यू एक बार डैमेज होने के बाद रिकवर नहीं होते हैं। ब्रेन एक बार डैमेज हो गया, उसके बाद आप कितनी भी ऑक्सीजन दे दो, 8-10 मिनट बाद आपने हार्ट में वापस चालू कर दिया, सर्कुलेशन सब कुछ हो गया, बट वहां के जो टिश्यू डैमेज हो गए वो डैमेज हो गए, फिर आपके ब्रेन का फंक्शन नहीं आएगा, फिर वो पेशेंट ब्रेन डेड कहलाएगा। तो एज सुन एज आपको कंप्रेशन चालू करना है, कंप्रेशन चालू करना ताकि आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहे। ठीक है, पहले की गाइडलाइन में था
पहले एबीसी गाइडलाइन थी। एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्यूबेट करके एयरवे लगा रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा टाइम खराब होता है, तब तक आपका सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होता तो ब्रेंडेड हो जाता है। तो नई जो गाइडलाइन है वो सीएबी है। सबसे पहले आप कंप्रेशन चालू कर दोगे, ठीक है। कंप्रेशन एडल्ट पेशेंट में कंप्रेशन कितने होते हैं, 30:2 का एडल्ट में कंप्रेशन होता है। 30 कंप्रेशन करना है और 2 रेस्पिरेशन देना है, ठीक है। रेस्पिरेशन आपके पास रेस्पिरेशन देने के लिए क्या है, आप माउथ टू माउथ वो कर सकते हो, ब्रीथिंग दे सकते हो, या फिर अम्बू बैग से दे सकते हो, या फिर आपके पास मास्क आता है उस मास्क से अपन दे सकते हैं, ठीक। अम्बू के अंदर मास्क होता है उससे भी दे सकते हैं। एक प्लेन मास्क आता है जिससे माउथ टू माउथ से आपको इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो अम्बू का जो मास्क होता है आगे वाला, ऐसा एक मास्क आता है, उससे आप अपने पॉकेट मास्क की तरह यूज कर सकते हो, आप घर पे भी ले सकते हो। ऐसा मास्क हम आगे जाके अवेलेबल कराएंगे अपने फार्मेसी स्टोर पे। ज्यादा महंगा नहीं आता, 100-150-200 रुपए का आता है, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो कि कहीं के भी कुछ भी होता है तो आप एक तरह से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कोड ब्लू का जो बैग होता है उसमें एडी होता है और इमरजेंसी डेस्क होता है। जो आपकी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी सारा सामान उसके अंदर होता है, एडी के अंदर, वो उसके अंदर होता है। वो हम एक जगह निश्चित करेंगे, या तो आईसीयू में रखवाएंगे, जो आईसीयू का स्टाफ जाएगा उसको लेके जाएगा, या फिर इमरजेंसी में रखवाएंगे, जो इमरजेंसी का स्टाफ जाएगा वो उस बैग को लेके जाएगा। एज सुन एज पहुंचना होता है वहां पर, ठीक है। अपन सीपीआर की बात करते हैं, 30:2 का रेशियो होता है। कंप्रेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। कंप्रेशन इफेक्टिव मतलब कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर या 4 से 5 सेंटीमीटर उसका दबना चाहिए। कई बार हाथी के ऊपर चींटी कूदती है ना, वैसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई चेस्ट का राइज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। राइज हो रहा है तो इतना हो रहा है कि दबा के छोड़ दिया आपने, वो भी ना, चेस्ट को रिकॉल करने का भी टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन दबा के नहीं रख दिया आपने, दबा के रख दिया तो हार्ट को वापस ब्लड से भरना है और ब्लड से वापस पंपिंग करना है, तो रिकॉल सिस्टम कहते हैं उसको, तो रिकॉल का टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन देना है एडल्ट के अंदर, 100 से 110 के अराउंड कंप्रेशन देना होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन आपको कितना देना होता है, 30:2 के हिसाब से 10 से 12 या 12 से 15 रेस्पिरेशन जाता है, ठीक है। कंप्रेशन इफेक्टिव होना चाहिए। 1 मिनट में कितना जाना चाहिए, 100 कंप्रेशन। और डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच या 4 से 5 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये इन्फेंट है तो उसमें क्या करोगे, 2 फिंगर में करें, 2 फिंगर। न्यूबॉर्न है तो 50 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग। न्यूबॉर्न है तो 3:1 का रेशियो रहेगा, 3 कंप्रेशन और 1 रेस्पिरेशन देना है, ठीक है। 3 कंप्रेशन, क्योंकि न्यूबॉर्न में आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं मिलेगा, वहां आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट मिलेगा। क्यों, नया बच्चा पैदा हुआ बच्चा, उसका हार्ट तो ऐसा नहीं है उसको एमआई आ गया है ना, उसका हार्ट फ्रेश है, उसमें आपको रेस्पिरेशन अरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एयरवे क्लियर करना है और 2 फिंगर से कंप्रेशन देना, वो भी मैं बताऊंगा 2 फिंगर से कैसे देना। और इन्फेंट है 1 साल तक का है तो उसको 2 हाथ, जैसे अम्बू बैग पकड़ते हैं ना, वैसे थंब से आपको देना है, 2 फिंगर या थंब से उसको सीपीआर देना है, ठीक है। एयरवे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एयरवे चोकिंग की, तो सबसे पहले आपको एयरवे मेंटेन करना है, क्योंकि बच्चों के अंदर कार्डियक अरेस्ट आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है। तो आपका एयरवे क्लियर होगा तो हार्ट अपने आप रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 8 साल के बच्चों में थोड़ा कंप्रेशन अलग होता है, ठीक है। 1 से 8 साल के बच्चों के अंदर 30:2 का रेस्पिरेशन, अगर सिंगल रेस्पिरेटर है, डबल रेस्पिरेटर है तो 30 और 2 का कंप्रेशन, अगर सिंगल है तो 15:2 का करना, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये नई गाइडलाइन के अंदर दे रखा है, क्यों दे रखा है ये इसमें जस्टिफाई नहीं, बट इसमें दे रखा है कि 15:2 का, उसमें अगर सिंगल रेस्पिरेटर है तो 15 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन देना है। और डबल रेस्पिरेटर है, डबल रेस्पिरेटर का मतलब 2 जने बचाने वाला है, आपके वार्ड में 2 जने तो होते ही है, तो 2 जने तो 1 जना रेस्पिरेशन दे रहा है, 1 जना सीपीआर दे रहा है, तो क्या होगा, 30:2 का होगा, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे कैसे आपको सीपीआर देना है और कैसे अपन आगे का प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अंदर जा जाओ, बेड पे लेटो। इधर से करना, थोड़ा दूर से करना कि पूरा बेड है। पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो गया, अनरेस्पॉन्सिव हो गया पेशेंट, आपको क्या करना है? या फिर आईसीयू में पेशेंट है, कई बार होता है लीड हिल जाती है, आपका मॉर्टल स्टेट लाइन दिखाता है, ऐसे नहीं आते ही छाती दबाना चाहिए। सबसे पहले आपको रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए पेशेंट के कंधे के ऊपर थपथपाना ऐसे, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। अगर वो इंग्लिश में नहीं समझता है वो तो कहेगा आप क्या करें, समझ में नहीं आएगा, तो जो जिस भाषा में समझता है वही भाषा बोलना है। बाबा आप ठीक हो, अंकल आप ठीक हो, चाचा आप ठीक हो, 3 बार उसको थपथपाना है, ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं किया
तो आपको कैरोटिड पल्स फिल करनी है, 2 फिंगर कैरोटिड पल्स 10 सेकेंड में फिल करनी है। फिल हो रही है तो आप आपकी करेक्शन सारे चेक कीजिए, शुगर चेक कीजिए, क्या पता हाइपोटेंशन में हो। अगर फील नहीं हो रही है तो तुरंत आपको अपने साथी को बोलना है कोड ब्लू एक्टिवेट कर दो और आपको सीपीआर में लग जाना है। सीपीआर में जब आप लगोगे तो पेशेंट को हेड इन्फ्लेट करना है। हेड इन्फ्लेट नहीं करोगे तो क्या होगा, एक तो इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होगा, दूसरा रिब फ्रैक्चर के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। हेड इन्फ्लेट करो सुपाइन में एक सी बोर्ड आता है, इसके अंदर नहीं है, मैं अभी सी बोर्ड भी अवेलेबल करूंगा। अगर आप पेशेंट आपका सरफेस सही नहीं है तो सी बोर्ड को नीचे लगाना, लकड़ी का पाटिया टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला कोड ब्लू एक्टिवेट करो, पोजीशन होगी दिख रही है इंटरलॉकिंग, ये हाथ है, इसके अंदर ये अंगुली है, इंटरलॉकिंग पोजीशन। मेरा सारा वजन मेरी इस हथेली पे होगा, यहाँ पे पूरी बॉडी का वजन, ठीक है। ऐसे करूंगा, मेरे हाथ दोनों मुड़ेंगे नहीं, ऐसे ऐसे मैं डीपली कंप्रेस करूंगा, ऐसा 2 से 2.5 इंच मेरा कंप्रेस होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। और मेरा हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, अगर हाथ मुड़ेंगे तो पेशेंट कंप्रेस नहीं होगा, मेरे सारे शरीर का वजन ऐसे होने पे डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, पूरा वजन यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ऐसे पूरा, ठीक है। तो मैं पूरा दूंगा तो पूरा शरीर का पूरा वेट इसके ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो पीछे होगा, जो रेस्पिरेशन देगा, उसको पोजीशन क्या देनी है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट का मतलब ये जो हाथ है ये यहाँ पे आएगा, पीछे गर्दन को पीछे करेगा, ठीक है। मैं भी अपना मेरा आगे पीछे और हाइट करनी है और बैठ आगे खींचो, उधर से हो जाएगी। सिर को दोनों हाथ दिख रहे हैं, हेड टिल्ट, सिर को ऐसे करूंगा मैं, हेड टिल्ट, इससे आपका एयर ओपन हो जाएगा। चिन लिफ्ट, लिफ्ट चिन लिफ्ट, ये जो चिन है इसको मैं इस हाथ से लिफ्ट करूंगा और जो मेरा मास्क होगा वो इसी पोजीशन में होगा। मास्क को ऐसे पकड़ूंगा ताकि इंटरलॉक हो जाए। अंबू का जो मास्क मैं पकड़ूंगा इस सी शेप में पकड़ूंगा ताकि एयर लीक नहीं हो। मास्क को मुंह पे फिक्स कर दूंगा, एयर लीक नहीं हो, उसके बाद मैं अंबू करूंगा। तो हेड टिल्ट लिफ्ट चिन, पोजीशन कौन सी होगी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है। ये पोजीशन रेस्पिरेशन देने के दौरान होगी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से चेक किया 10 सेकंड के अंदर मुझे पल्स नहीं मिली तो मैंने सीपीआर चालू कर दिया। जब कोड ब्लू आ जाएगी, अगर मैं एक्टिव सीपीआर करने वाला हूं तो मैं उस टीम में रहूंगा। अगर मुझे बेसिक की नॉलेज है, जैसे ही टीम आएगी, टीम सामने आएगी, मैं पीछे रहूंगा क्योंकि मेरे पास रिलेटिव बीट भी रहेगी वहां पे। तो मेरा दूसरा काम रहेगा कि मैं पेशेंट के रेट को मूव करूं, ठीक है। जब तक आपका साथी होगा दूसरा और तीसरा साथी भी हेल्प में आ जाएगा तो आप जिस फ्लोर पे हो वहां से आपको क्रश कार्ड मूव करने। वैसे तो आपके पास कोड ब्लू का बैग आ जाएगा, फिर भी आपको क्रश कार्ड मूव करके वहां लानी। जनरल वार्ड का क्रश कार्ड नहीं है तो कहां से लाएंगे, एचडीसी क्रश कार्ड को मूव करने। मैसेज उनके पास जाएगा, हो सकता है उनका मैसेज सुन के वहां का वार्ड ऑलरेडी क्रश कार्ड को लेकर वहां पहुंच जाए, लेकिन आप अपने वार्ड को भी एक्टिवेट करना है कि वहां से क्रश कार्ड लेके आए, ठीक है। टीम आएगी, टीम आने के बाद आपको पीछे हट जाना, ठीक है। किसी को डाउट, ठीक है। अब सिमरन ऐसे इसी पोजीशन, ठीक है। आपको तो पेशेंट का रेस्पॉन्स नहीं करना, आप काम कर रहे हो कैथ लैब में, देखना बहुत ध्यान से देखना। कैथ लैब में काम कर रहा है, पेशेंट अरेस्ट हो गया है, भैया ठीक हो भैया, कोड ब्लू एक्टिवेट, कैथ लैब में कोड ब्लू एक्टिवेट करना है। कैथ लैब में कोड ब्लू एक्टिवेट करना है क्या, नहीं करना, नहीं करना तो फिर क्यों एक्टिवेट कर रहे हो, तब क्या करोगे। ये आपका साथी वहां काम कर रहा है, आप पीछे आ जाओ। आप जब आपको कोड ब्लू एक्टिवेट, आप हाँ मेन चीज जो जिसको उसके सीपीआर जो जिसको टास्क दिया है वो अपने टास्क पे ध्यान रखे, किसी और के टास्क पे ध्यान नहीं देना है। आप सीपीआर करते करते रेस्पिरेशन नहीं दिलाना आपको, आपका काम कौन करेगा, ये मत बजेगा मरीज, तो आपको नहीं देना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, छोटे बच्चे का मैं सीपीआर ले रहा था, बहुत पहले की बात है, मित्र जो प्रशांत माथुर सर आए, ठीक है। ऐसे जैसा आपने किया ना अभी, सीपीआर देते थे, मैं सीपीआर को छोड़ दिया, उसका आपको सही करा रहा हूँ, तो सर ने मुझे डांटा, क्या करो सीपीआर कौन करेगा, आपने आपका काम छोड़ दिया, सर्कुलेशन मेंटेन होगा, आप पेशेंट वैसे मर जाएगा, रेस्पिरेशन फिर भी नहीं जाएगा, सर्कुलेशन तो मेंटेन हो जाएगा, आप अपना काम करें तो रेस्पिरेशन दूसरा आके ठीक कर देगा। चलो हेड फील करो, हाँ सीढ़ियों के ऊपर ही किसी को अरेस्ट आ गया, सीढ़ियों पर अरेस्ट आ गया, कौन से फ्लोर पर, फ्लोर ही नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या फ्लोर बोलोगे, यहाँ से 3rd फ्लोर से नीचे उतर रहे थे, तो सेकंड पे हो गया ना,
वो आपको देखो क्या बोलना है, सीढ़ियों पे किसी को आ गया अरेस्ट, सीढ़ी वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच गया। तो पेशेंट को स्टेबल करना होगा, अपने को प्लेन जगह से टेबल लेके जाना होगा। कोई भी मरीज अगर स्टेयर से Spinal- गिरता है तो उसको वहां से उठाना नहीं है, विशेष ध्यान रखना है। सीढ़ियों से चलते चलते गिर गया, उसको वहां से उठाना नहीं है। क्यों नहीं उठाना? इंजरी क्योंकि उसको मे बी स्पाइनल फ्रैक्चर हो सकता है। आपने जैसे उसको उठाया तो उसको क्या हो सकता है? डिसलोकेशन हो सकता है, पेशेंट वहीं मर सकता है, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, मर सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको सी बोर्ड का यूज करना है। जो एम्बुलेंस के अंदर बोर्ड होता है ना, सी बोर्ड, उसके ऊपर पेशेंट को करवट देके उस पर रखना है, पेशेंट को वहां से मूव करना है। तो जब आप सीढ़ियों से गिर रहे हो तो आपको कोई कोड एक्टिवेट नहीं करना है। आपको टीम बुलानी है, या तो थर्ड फ्लोर से बुलानी है या ग्राउंड फ्लोर से बुलानी है, जो नीचे वाले 10 फ्लोर, उनको सी बोर्ड लाना है, पेशेंट को व्यवस्थित या तो जनरल जो नियर बाई वार्ड है आपका वहां पहुंचाना है। अगर आप डिलक्स में हो और सीढ़ियों पे हो रहा है तो आप आईसीयू में लेके आओगे पेशेंट को, डिलक्स में लेके जाओगे। आप आईसीयू में लेके आओगे क्योंकि बेटर सर्विसेज यहाँ मिल सकती है उसको। यहाँ से टीम वहां जाके करेगी, उससे बेटर है कि आपके यहाँ पे इनहाउस कर लोगे। ऐसे ही आपका ग्राउंड फ्लोर में कहीं पे भी है पेशेंट तो आप इमरजेंसी लेके आओगे उस पेशेंट को। समझ में आया? बट बॉस अगर स्टेयरकेस से वो गिरा और तब मतलब अगर सीपीआर हम वहाँ स्टार्ट नहीं करें और मतलब फिर वार्ड में लाके उसको स्टार्ट करेंगे उसका CPR? वहां पे सीपीआर स्टार्ट इसलिए नहीं करना है, वहां पे आपको फ्लैट सरफेस नहीं है। आप सीढ़ियों के ऊपर गिरे हुए आदमी की सीपीआर कैसे कर सकते हो? ठीक है, पेशेंट को मूव करोगे तभी सीपीआर करोगे ना। नहीं बाई चांस वो कि वो अरेस्ट होके नहीं, पूरा नीचे अरेस्ट गिरा होके है। नहीं गिरा है, वो गिरा है ऐसे, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया है या फिर उसको सीजर आ गया है, तो आपको वहीं पे कुछ नहीं करना है। जब तक आपको प्लान सरफेस नहीं मिल रही है तो वहां पे नियर बाई वार्ड में आपको पहुंचाना है, क्योंकि सीढ़ियों पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, सीढ़ियों पे आपका स्पेस नहीं है और टीम भी आएगी तो सीढ़ियों पे क्या कर लेगी बताइए? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो कार्डियक अरेस्ट आया सीढ़ियों पे एक बार कार्डियक अरेस्ट आया तो भी आप सीढ़ियों पे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे गिरा है नीचे कहाँ? बिल्कुल सरफेस पे आ गया। हाँ। हाँ, सरफेस पे आ गया नीचे, तो अपन कई बार करते हैं ट्रॉली लो, ट्रॉली भेजा इमरजेंसी ले जाते हैं। नहीं करना है मूव, जो जहां अरेस्ट आया वहीं रखना है जब तक पेशेंट रिवाइव नहीं होता है। तो अपन वहाँ पे सीपीआर करेंगे ना इस कंडीशन ऐसी कंडीशन में सीपीआर वहां करेंगे, लेकिन वहां से मूव नहीं करेंगे। मूव नहीं करेंगे। जब तक मूव नहीं करेंगे, भले ही वो जमीन पे है, तब तक पेशेंट का रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC कहते हैं जिसको, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन नहीं आता है, तब तक आपको पेशेंट को मूव नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? आपने पेशेंट को सर्वाइव कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? पेशेंट को कहां शिफ्ट करता है? नहीं, आपको कैथलैब इंटीमेट करना है। कैथलैब इंटीमेट करना है कि एक पेशेंट है, कोड ब्लू है, उसका पेशेंट रिवाइव हो गया है, हम कैथलैब शिफ्ट करेंगे। एज सुन एज कैथलैब करेंगे, कारण तो कार्डियक अरेस्ट ही है, तो वहां पे जाके उसका रिजोल्व होगा। अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है कि बीपी पास वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका केवल रिदम आया है, ऐसी कंडीशन में उसको आईसीयू शिफ्ट करेंगे और जो भी एनारोब चलाना है, आगे का फर्दर मैनेजमेंट है वो करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कंप्रेशन में, सीपीआर में? सब कर लेंगे। अपना इमरजेंसी नंबर क्या है? 8 नंबर है। आगे से रेस्पॉन्स आएगा, उसके बाद बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेप था? कोड ब्लू कोड भी एक्टिवेट करना है। ठीक है, जहां पे भी हम बैग रखवाएंगे उस बैग को पर्टिकुलर, अगर आईसीयू में रखवाए तो आईसीयू वाले उस बैग को लेके जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि आपको वहां पे आ गया, फार्मेसी में कोई मेडिसिन ले रहा था, वहां अरेस्ट आ गया, तो वहां कहाँ इसकी ट्रॉली जाएगी? इमरजेंसी की और कोड ब्लू का बैग। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट? कौन कौन सी दवाइयां होती है इमरजेंसी ड्रग के रूप में अपन सीपीआर के दौरान देते हैं? अभी तो मैंने कंपल्शन बताया, मेडिसिन के बारे में कुछ बताया नहीं। कौन कौन सी दवाइयां पॉसिबिलिटी होती है? क्रश कार्ड में क्या क्या दवाइयां हैं अभी? विकास बताओ। कहाँ वाले में, इस वाले में, नॉर्मल इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी होती है जो कार्डियक अरेस्ट में यूज करता है? एट्रोपिन। एट्रोपिन किसी भी सीपीआर के दौरान नहीं दिया जाता है, सारी गाइडलाइन से हट चुका है। किसी भी पेशेंट को एट्रोपिन नहीं देते ड्यूरिंग सीपीआर। ड्यूरिंग सीपीआर केवल और केवल एडीआर जाता है और अमाइनोड्रोन जाता है, अमाइनोड्रोन कोड्रोन जिसे कहते हैं। ठीक है, एवरी 2 to 3 मिनट के दौरान रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आपको चेक करना ROSC। अगर नहीं आता तो एडीआर रिपीट करना है। ROSC में आता है तो आपको कोड्रोन देना है।
ये CPR की गाइडलाइन है। Within 3 minutes. हर 2 मिनट का एक साइकिल होता है। 30:2 का जो होता है वो 100 कंप्रेशन पर मिनट का होता है। ऐसे 2 मिनट का एक साइकिल होता है। हर 2 मिनट के बाद आपको पल्स चेक करनी है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आप 5-7 मिनट कर रहे हो पेशेंट का, और ऐसे आ गया पेशेंट का सर्कुलेशन तो आ गया, आप किए जा रहे हो। कंप्रेशन से पेशेंट का अगर कौन सा, तो उसको बहुत पेन होता है, कई बार रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। ये कंप्रेशन के कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप प्लान सर्फेस पे नहीं कर रहे हो, आप सही से नहीं कर रहे हो, तो आपकी वजह से पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकती है, स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है। मरना तो था ही उसको, और मरते मरते आपने बचा तो लिया, पर जिंदगी भर उसको बेड रिडन कर दिया आपने, स्पाइन तोड़ दी, बेड रिडन हो गया। ऐसा बचाना किस काम का कि आपने उसका पूरा जीवन आगे का जीवन ही बर्बाद कर दिया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, प्लेन सरफेस करना है, CPR कंप्रेशन। ऐसा नहीं इनका शरीर कमजोर है और हेल्थी आदमी है, मेरे जैसा आदमी चल गया 2 से 2.5 इंच देना है, मैं 5 इंच दे रहा हूँ, स्पाइन पूरा चेस्ट पीछे स्पाइन से चौड़ा हो गया, तो अंदर के ऑर्गन तो मेस हो गया ना उसके साथ में, फिर वो CPR कैसे काम करेंगे। इफेक्टिव CPR के लिए आपको 2 से 2.5 इंच, हेल्थी पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, जिसका हैवी वेटेड, जैसे सुबह एक्सरे के लिए आया था पेशेंट, ऐसे पेशेंट का आप 2 से 2.5 इंच भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन आप पेशेंट टू पेशेंट वेरी है। दुबला पतला है तो ऐसा नहीं, हमने बताया था 2 से 2.5 इंच देना ही देना है, उसकी फुली लेंथ स्पाइन और चेस्ट के बीच में 2 से 2.5 इंच की है, उतना ही दोगे तो अंदर के ऑर्गन आपके क्रश हो जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी है। 2 से 2.5 इंच कह दिया से मतलब पत्थर की लकीर नहीं होगी। हेल्थी पेशेंट है उसको 5 से 6 इंच भी देना पड़ेगा। हेल्थी पेशेंट है, उसके हार्ट तक आपको पंपिंग के लिए पहुंचना पड़ेगा। तो ठीक है, और किसी को डाउट? सब समझ में आ गया? कल मॉक ड्रिल होगी, कभी भी मॉक ड्रिल हो सकती है, ठीक है। जैसे आप आईसीयू में नहीं हो, अभी पेशेंट नहीं है, अगर आप वार्ड में भी हो तो आपको उस पर्टिकुलर जगह जाना है, ठीक है। कैथ लैब से एक स्टाफ आएगा, 2 स्टाफ, एक स्टाफ कैथ लैब से 2, कहाँ से? CCU से, एक HDU से, एक इमरजेंसी से, ठीक है। तो मॉक ड्रिल होगी, उस वक्त पहुंचना है, पहुंचते ही जो वार्ड का जो भी है वो वहां पे है, उसको पीछे हट जाना है, और जो टीम जाएगी अपना काम करनी है। मॉक ड्रिल में जो 5 जने होंगे उनको क्या क्या करना है? पहला आदमी CPR पे आएगा, दूसरा रेस्पिरेशन पे आएगा, तीसरा IV लाइन लेगा, ठीक है, IV पे एक जना रहेगा, चौथा इंजेक्शन भरने पे रहेगा, जो 5वां जो होगा डॉक्टर वो ऑर्डर देगा और क्या क्या दवाई जा चुकी है उसको नोट करेगा। उस दौरान आपने कितने एट्रोपिन दिए, क्या एडीआर दिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है ना, तो वो रिकॉर्ड करेगा। 5 का अपना अपना काम होगा। CPR वाला और चेस्ट कंप्रेशन वाला, रेस्पिरेशन वाला एवरी 2 साइकिल के बाद चेंज होंगे। अकेला आदमी CPR देता है तो थक जाता है, तो रेस्पिरेशन वाला घूम के इधर आएगा और CPR वाला घूम के रेस्पिरेशन में जाएगा। मिनिमम इंटरप्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं CPR वाला हट गया, रेस्पिरेशन वाला को आने में 1 मिनट लग रहा है, आधा मिनट लग रहा है। मिनिमम गैप होना चाहिए, जितना मिनिमम गैप होगा उतना आपका CPR इफेक्टिव होगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? क्लास ओवर, थैंक यू।